नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स ड्रिंक्स में। और आज हम चर्चा करेंगे जो साथी अध्यापक भर्ती परीक्षा ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रही हैं और जिनका विषय मैथ साइंस रहने वाला है। और मैथ साइंस के अंदर भी आपके जो साथी साइंस की क्लासेस चाहते हैं, यानी विज्ञान विषय की जो क्लासें हैं वो चाहते हैं, और विज्ञान में भी साइंस में भी अपने पार्ट जो करेंगे वो करेंगे फिजिक्स पार्ट। कौन सा पार्ट करने वाले हैं? फिजिक्स पार्ट जो है वो अपने करने वाले हैं। अगर आप सिलेबस को देखोगे तो इसके अंदर थोड़ा सा ये देख सकते हो कि काफी सारे टॉपिक्स जो हैं आपके फिजिक्स के दे रखे हैं। वैसे देखा जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो टॉपिक है सिमिलर से हैं, जितने फिजिक्स के हैं उतने केमिस्ट्री उतने बायो के हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस उनमें नहीं है। और ये जो टॉपिक्स हैं आपके जो आरबीएसई बोर्ड की जो पुरानी बुक्स हैं उनसे एज इट इज उठाए गए हैं। कहने का मतलब कि आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपकी नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं है, वो आरबीएसई बोर्ड की बुक्स के अकॉर्डिंग है। यानी आरबीएसई बोर्ड की बुक में से जो टॉपिक है एज इट इज आपके उठा के दे रखे हैं, तो आप वो बुक्स प्रेफर कर सकते हैं, है ना। उनके अंदर जो डाटा दिया हुआ है वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसमें से आपके काफी सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर होंगे। देखिए बोर्ड की जो बुक्स होती है या स्कूल लेवल की जो बुक होती है उनमें थोड़ा सा उन बच्चों के बिहेव पे उसके अंदर जो मटेरियल लिखा हुआ होता है, थोड़े से कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन बनने वाले होते हैं वो उसके अंदर नहीं है। वो अपने को सोचने पड़ते हैं, वो अपने को करने पड़ते हैं खुद ही। ये या तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से या एमसीक्यू प्रैक्टिस के माध्यम से या जो अन्य जो अथर्स हैं उनकी बुक्स आप पढ़ के कवर कर सकते हैं। तो देखिए अपने फिजिक्स का एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, और अपना जो टॉपिक रहने वाला है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा पढ़ेंगे। रिलैक्स रह के बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। जो बायो वाले साथी है उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। मेरे जो भी छोटे और बड़े भाई बहन है वो आराम से इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखें, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। फिजिक्स के इस टॉपिक में से जितना मैं करवा रहा हूँ उसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं साथ साथ में बताऊंगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। उन स्टेप्स को फॉलो करके आप वो क्वेश्चन है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं विद्युत धारा को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को। इसके अंदर अपने को जानना पड़ेगा, सबसे पहले जो जानना पड़ेगा वो है विद्युत आवेश। क्या है? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश? अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो ये एक क्या है? किसी भी पदार्थ का एक गुण है। कोई भी आपके पास में पदार्थ हो यानी मटेरियल हो, उसका एक गुण है जिसके कारण वो क्या करता है? दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। यानी पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वह दूसरी वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उस गुण को क्या कहा जाता है? विद्युत आवेश कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कि ये जो डेफिनेशन है ये अपने ये मान लो 9th या 10th क्लास तक अपने ये पढ़ी थी। जब अपने बड़ी क्लासों में जाते हैं, 12th में ये टॉपिक जब लगता है तो वहां इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। उसके ऊपर आपके जो एमसीक्यू है वो बन भी सकता है। तो यहाँ पर आवेश की डेफिनेशन क्या होती है कि पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव करता है। डेफिनेशन क्या है? पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वह या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा या इन दोनों का अनुभव करेगा। उसी गुण को, जिस गुण के कारण ये काम हो रहा है, उस गुण को, इस प्रॉपर्टी को ही बोला जाता है विद्युत आवेश। इट मींस इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है? ओके, क्लियर हो गया होगा। अब विद्युत आवेश जो है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये आपके 500 ईसा पूर्व से भी ज्यादा कह सकते हो आप। एक व्यक्ति का नाम आता है, क्या नाम आता है भैया? थेल्स। इन्होंने इसकी खोज की थी, ये कह सकते हैं, इसके बारे में बताया था। ठीक है। विद्युत जो आवेश है इसकी अगर बात करूं तो एक व्यक्ति का नाम आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन
फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने क्या किया था, इन्होंने आवेश को दो भागों में बांटा था। एक तो बोला सर कि आप बोल दो धनात्मक आवेश या धनावेश, एक को बोला धनावेश पॉजिटिव चार्ज, एक को बोला ऋणावेश ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है। अब इनमें क्या है कि सर पॉजिटिव कैसे बना, नेगेटिव कैसे बना, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे आवेश जो है मुख्य रूप से इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो एक फॉर्मूला आता है Q इक्वल्स टू Ne। क्या आता है? Q इक्वल्स टू Ne। अब अपने ये फॉर्मूला बनेगा कहां से? ये फॉर्मूला मतलब कह सकते हो कि ये फॉर्मूला कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है? आवेश जो है इसके कुछ क्या होते हैं, गुण होते हैं। आवेश के खुद के क्या होते हैं, गुण होते हैं, या कुछ इसकी विशेषताएं कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो। और इन विशेषताओं में आपके एक विशेषता तो ये होती है कि ये आपका क्या होता है, क्वांटीकृत राशि होती है। क्वांटीकृत राशि है ये, क्या है, एक क्वांटीकृत राशि है, ठीक है। और ये क्वांटीकृत राशि का मतलब क्या होता है कि यानी ये क्वांटम राशि कह सकते हो। इसका मीनिंग होता है कि ऐसी राशि जिसका न्यूनतम से न्यूनतम मान फिक्स होता है। न्यूनतम मान क्या होता है, फिक्स होता है। कैसे सर? जैसे मैंने कहा एक क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिनिमम से मिनिमम आपकी क्लास में कितने हो सकते हैं? आप बोलोगे एक हो सकता है। कितना हो सकता है? एक हो सकता है। तो ये मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो होती है वो क्या कहलाती है, या क्वांटम राशि कह सकते हो, या क्वांटा कहलाती है। वो मिनिमम से मिनिमम मान जो है ना, उस मान को क्वांटा बोलते हैं। तो आवेश का जो क्वांटा है यानी आवेश का न्यूनतम मान क्या है, उससे कम नहीं हो सकता। आवेश का एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो आवेश होता है वो उसकी एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश है वो फिक्स है, यानी उसका मान जो है, न्यूनतम मान जो है वो एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश के बराबर होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम विद नेगेटिव साइन होता है। कैसे? विद नेगेटिव साइन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, आवेश। क्लियर है ना बात? ओके सर, ये बात समझ आ गई हमें कि क्वांटा का मतलब ये न्यूनतम मान है, इससे कम आवेश नहीं होगा। कहने का मतलब आपको 1.6 गुणा 10 की पावर -19/2 कहोगे तो यहां से आपकी वैल्यू आएगी पॉइंट्स में, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन कम से कम होना चाहिए, आधा 1/4 ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, एक आवेश का गुण है क्वांटीकृत। इसी राशि से आपका फॉर्मूला आता है Q बराबर Ne। यहां बोला जाता है n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n इलेक्ट्रॉनों की क्या है भाई साहब, बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E क्या है भाई साहब, E है वो क्वांटम मान या इलेक्ट्रॉन का क्वांटा, जिसकी वैल्यू अभी 1.6 × 10⁻⁻19 को हम बताइए। अगर आपके ऑप्शन में माइनस वाले और प्लस वाले दे रखे हैं तो माइनस के आपने कंसीडर करना है। अगर माइनस को उसने कंसीडर नहीं कर रखा है तो आपने भी नहीं करना है। ये तो आवेश में सॉरी इलेक्ट्रॉन में होता है, और प्लस का आ जाए तो वो आपके प्रोटॉन में होता है। क्लियर? ओके, ये आपका पहला जो गुण था विशेषताओं में, उसकी वजह से Q बराबर n आता है। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। Q आवेश है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E क्या है आपका एक इलेक्ट्रॉन में आवेश, जिसको आप क्वांटिक राशि कहते हो, जिसके कारण कहते हो। अब दूसरा अगर गुण की बात करें अपने, इधर लिख लेता हूं मैं शॉर्ट में। दूसरा गुण, ये पहला गुण था आपका क्या, क्वांटीकृत राशि है, ठीक है। दूसरी, ये इसमें योज्यता का गुण पाया जाता है, एडिटिविटी बोल सकते हो जिसको आप, मतलब इसमें जुड़ने का गुण होता है, जुड़ने का। कहने का मतलब भाई सिंपल अलजेब्रा के फॉर्म में जुड़ता है, सिंपल अलजेब्रा की फॉर्म में ऐड हो जाता है। जैसे मैंने बोला भैया 4Q - 2Q 3Q 5Q, ये आवेश है, इनका टोटल कितना होगा? आपको भी सिंपल जोड़ घटाव आते हैं भाई, प्लस वालों को जोड़ दो, 5 और 3 8 और 4 9, -2 कर दो, कितना आया 7Q, ये आवेश आ गया। ये आपकी कौन सी राशि, किसके कारण है? योज्यता के कारण है। किसके कारण है? योज्यता के कारण।
बात समझ गए। ये आपका आवेश था, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है अन्य वस्तुओं को, या बोल सकते हो ऐसा गुण जो जिसके कारण वो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। इसके बारे में बात करें, थेल्स नाम का वैज्ञानिक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो धनावेश और ऋणावेश बताया। विशेषताओं की बात करें, क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत राशि का मतलब इसका न्यूनतम मान यानी क्वांटा जो है वो फिक्स है। कितना होता है क्वांटा? 1 इलेक्ट्रॉन में आवेश के बराबर, यानी -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। और ये जो फॉर्मूला यहाँ से Q बराबर Ne, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दो, टोटल आवेश आ जाएगा। दूसरा गुण बताया योज्यता। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता ही देता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब अगर आपको पता है तो ये बताइए ये मान किसने निकाला था और कौन सी विधि से निकाला था? तो ये जो मान निकाला था ये निकाला था मिलिकन ने। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है मिलिकन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तेल बूंद एक्सपेरिमेंट, यानी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तेल बूंद प्रयोग द्वारा ये जो मान है ये ज्ञात किया था। ये जो मिलिकन तेल बूंद प्रयोग है ये आप संयोगवश केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं भाई साहब। किसके अंदर भी पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ने को मिलता है 11th क्लास में। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं। तब तक के लिए इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, यानी घर्षण बल का प्रयोग कर लेते हैं अपने। चलिए आगे जो बात करेंगे, आवेश के दो गुण मैंने आपको बताए हैं, तीसरा गुण और अभी में पढ़ेंगे। तीसरा गुण जो है, आवेश दो प्रकार का होता है जो कि मैं पहले बता चुका हूं। आवेश को दो भागों में यानी दो पार्ट में, इधर से, हाँ जी, आवेश जो है इसको आपने दो पार्टों में बांटा बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग। एक तो आपने बोला सर पॉजिटिव आवेश धनावेश होता है और दूसरा होता है ऋणावेश। अब इसका कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे धनावेश कैसे ऋणावेश बनता है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, ऐसा मैंने कहा सोडियम फेवरेट है मेरा। कैसे? क्योंकि एक्सप्लेन करूंगा इसी से मैं आपको, लगभग मैं इसी एग्जांपल को बार बार प्रयोग में लेता हूं, इसीलिए बोल रहा हूं फेवरेट है ना। वैसे सोडियम अच्छा आदमी है क्या? बिल्कुल, आपको बात आगे बताऊंगा, केमिस्ट्री में आपको पता लगेगा कैसे क्या कुछ है। अभी एक बार के लिए देखो, सोडियम 11 नंबर पे आता है। जो भी तत्व जितने नंबर पे आता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है भैया और 11 ही इसमें प्रोटॉन है। क्लियर है? और आपने ये भी पढ़ रखा है, किसी भी तत्व को स्टेबल होना है, किसी भी तत्व को स्टेबल होना है, स्थायी होना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अष्टक नियम को पूर्ण करना पड़ेगा। या बोल सकते हो कि उसके बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो पूरी होनी चाहिए, वरना वो आपका अनबैलेंस्ड रहेगा, अकेला नहीं रह पाएगा, नेचर में लाई नहीं करेगा। क्लियर? ओके, तो यहां पर होता क्या है भाई साहब कि सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है। सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन कितने हैं? 11 हैं। हुआ यूं कि बोला कि आप बताइए आपकी पहली क्लास में मान लो ये सोडियम का नाभिक है, ये पहली कक्षा है और इसकी दूसरी कक्षा हो गई भैया। पहले में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और ये कैसे ज्ञात करते हैं कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बोर के अनुसार 2n² होती है। तो पहली कक्षा है तो भैया 2 गुणा 1 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 2 गुणा 1 आएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले में भर दिए आपने, बिल्कुल भर दिए। पीछे कितने बच गए भैया? 9 बच गए। तो दूसरे में कितने आ सकते हैं आपको? 2 गुणा 2 का स्क्वायर 2 गुणा 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो भैया यहाँ पे 8 भर दो। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए भैया मैंने, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए अलग से कक्षा बढ़ाओ और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बांध दो। भाई साहब लास्ट वाले में अधिकतम कितने? कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए स्टेबल होने के लिए। इसको और कितने की नीड है भैया? 7 की नीड है। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या एक जो है ये क्या कर दे? डोनेट कर दे। या तो 7 इलेक्ट्रॉन और लेके आए या एक को भी टपका दे। तो ये क्या करेगा? दोनों में से इजी कौन सा? इजी मींस कोई भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है या निकालना है तो क्या चाहिए होगी भैया? एनर्जी चाहिए होगी। तो ये निकालना इजी है या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना? 7 के लिए एनर्जी देखो कितनी चाहिए और 1 के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, थोड़ा फील कर सकते हो भाई। एक एंड को उठाना और एक
4 या 7 इनको उठाना बात कर सकते हो आप। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, तो यहाँ से भाई साहब ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तो यहाँ बच जाएगा 10 प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो निकाल दिया, और प्रोटॉन है 11, ये तो निकाल लेते हैं, इसको अलग से लिख देते हैं, माइनस हो गया ये, माइनस इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिया, ये जिसको चाहिए वो ले लेगा, है ना। तो इसके पास में कंडीशन क्या बनी भैया, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब यहाँ कितने 10 नेगेटिव चार्ज हैं और 11 पॉजिटिव चार्ज हैं। ओवरऑल चार्ज क्या होगा भैया, जितना चार्ज प्रोटॉन में होता है उतना इलेक्ट्रॉन में होता है, दोनों में समान आवेश होता है। तो 10 तो 10 को न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे, 10 तो 10 को न्यूट्रलाइज कर देंगे, बचे कितने भैया, एक इलेक्ट्रॉन बचा, सॉरी एक प्रोटॉन बचा, प्रोटॉन प्लस का यानी +1 चार्ज बचा इसका। तो ये मामला होता है कुछ पॉजिटिव नेगेटिव का। बात समझ गए होंगे, ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है, आपको ज्यादा इसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके अकॉर्डिंग इतना सा कुछ है। ऐसे नेगेटिव वाले में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, प्रोटॉन कम हो जाएगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। आदान प्रदान किसका किया जा सकता है भाई, आदान प्रदान किसका किया जा सकता है, आपको भी इलेक्ट्रॉन हो गए तो किया जा सकता है, प्रोटॉन थोड़ी ना बांटेंगे किसी को, नाभिक के अंदर बैठे हैं प्रोटॉन, कैसे निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे भाई, तुम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। क्लियर, ओके आगे बात करते हैं, आगे आ जाओ भैया, आपके नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा, यहाँ पर दो आवेश अगर किसी दूरी पर रखे हैं, दो आवेश Q1 आवेश पहला है और दूसरा आवेश है आपका Q2, दूसरा आवेश Q2, दोनों कितनी दूरी पे रखे हैं, बोलो R दूरी पे रखे हैं। तो इन दोनों के बीच में या तो आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा, वो डिपेंड करेगा कि पहला और दूसरे आवेश की प्रकृति क्या है, पहला धनावेश है दूसरा ऋणावेश है, कैसा क्या कुछ सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा भैया। हाँ ये मैं लिखवा देता हूं गुणों के अंदर कि आपके कह सकते हो कि भैया सजातीय और एक कैसे आवेश होते हैं, विजातीय। सजातीय का मतलब दोनों या तो प्लस के होंगे या दोनों माइनस के, विजातीय मतलब एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस, विपरीत अक्ष। ये तो एक दूसरे को क्या करेंगे भैया, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षित, और ये क्या करेंगे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, बोले तो अट्रैक्शन करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे भाई साहब, ये बात याद रखनी है आपने, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो भाई अब बात करें Q1 और Q2 की, और दोनों R दूरी पे रखे हैं, तो इन पे जो लगने वाला बल है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है कूलॉम, जो कि आवेश का मात्रक होता है। आवेश का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो मात्रक क्या होता है भैया, इसका कूलॉम होता है, क्या होता है, कूलॉम। ओके तो कूलॉम ने नियम दिया, किसने नियम दिया, कूलॉम ने। तो कूलॉम का जो नियम है वो क्या बताता है कि यदि दो आवेशों को r दूरी पे रख दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, F समानुपाती Q1 Q2, और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इट मींस F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये तो आपके पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, यानी दो कथन हो गए दोनों स्टेटमेंट से, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है वैसे ये बल है, ठीक है ना। तो यहां से क्या बनेगा भाई, F समानुपाती बनेगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। यहां जब भी समानुपाती आता है तो उसको हटाया जाता है, फिजिक्स में आपके यही तो है, इक्वल क्या आ जाएगा, एक नियतांक के, और क्या आ जाएगा Q1 Q2 बाय r²। तो यहां से अगर देखोगे तो यहाँ k जो होता है, सॉरी ये k जो है ये क्या है, ये k एक नियतांक है, क्या है, नियतांक है, और ये नियतांक की वैल्यू की अगर मैं बात करूं k इक्वल होता है 1/4πε0, क्या होता है 1/4πε0 होता है, ठीक है। और k का जो मान है निर्वात के लिए फिक्स होता है, निर्वात के लिए कितना होता है, ये 9 × 10⁻⁹ होता है। मात्रक की अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ से आप बना सकते हो क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है, इसका k का मात्रक पूछा जा चुका है, आप याद रख सकते हैं इसको, ओके। और एप्सिलॉन नोट क्या होता है, ये आपके निर्वात की विद्युतशीलता होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। और इसका अगर मैं बात करूं मान कितना होता है निर्वात के लिए, तो 8.85 × 10⁻⁻12। अब मात्रक की अगर बात करें तो मात्रक इसका अपोजिट होगा, यानी kg² पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये याद रख सकते हैं।
तो ये हो गया के का मान और एप्सिलॉन नोट का मान। एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, और के क्या है, निर्वात का जो नियतांक का मान है, वो आपका प्रॉपर जो वैल्यू है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हो तो 9 × 10⁻9 आता है। क्लियर है, ये अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बल कैसे ज्ञात करोगे, ये बल हो गया, और ये के है आपका नियतांक, Q1 हो गया, Q2 हो गया अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला जो है कूलॉम के नियम का फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा। ओके, यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आपको दो केस दे कि भैया यदि दो आवेश Q1 और Q2 दोनों समान आवेश हैं, दोनों क्या है, समान आवेश हैं, और r दूरी पे रख दिए गए हैं, तो उन पे लगने वाला बल F है। यानी आपको बोला कि दो आवेश Q1 और Q2 दोनों समान हैं और दोनों को r दूरी पे रख दिया जाता है, बिल्कुल सर रख दिया। अब यदि रख दिया जाता है तो इन पे लगने वाला जो बल है वो कितना है, F है। अब बोला कि यदि उन दोनों को उठा के पहले से आधी दूरी पे रख दिया जाए, कहने का मतलब पहले यहाँ पे एक था, ये दूसरा था, दोनों के बीच में ये r दूरी, अब दोनों को आधी दूरी पे रख दिया, मतलब पहले की आधी r/2 दूरी पे रख दिया, तो अब लगने वाला बल F डैश होगा, उसका मान पहले के मुकाबले में कितना ज्यादा या कितना कम होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां से क्या बन सकता है भैया, तो आप कहोगे सर हमें पता है F बराबर के Q1 Q2/r² होता है, तो आवेश तो बदल नहीं रहा, दोनों का मान क्या है, सेम है, सेम है, तो दोनों को मैं Q लिख सकता हूं, तो Q1 Q2 की जगह QQ आ जाएगा, बाय बीच में दूरी r आ जाएगा। अब बाद में दूरी की जगह कितना कर दिया, r/2 कर दिया, और तो कोई चेंज आया ही नहीं भाई साहब, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अब अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये बनेगा k QQ बाय r/2 का होल स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर। आप कहोगे सर समझ नहीं है, आप तो अपने आप लिखते हुए जा रहे हो। भाई समझाता हूं, देख अभी मैंने फॉर्मूला बताया F बराबर के Q1 Q2/r²। अब इसने क्या बोला, दोनों आवेश समान है, तो मैंने एक को अगर Q माना तो दूसरा भी Q होगा, एक जैसा ही है। कहने का मतलब इसका मान 1 है तो इसका मान भी 1 ही होगा, अगर इसका मान 2 है तो इसका मान भी 2 होगा। उस 1 2 की बजाय मैंने इसको भी Q लिखा और इसको भी Q लिख दिया, दोनों के बीच में दूरी r है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, F बराबर के का के, दोनों आवेशों को लिख दो, दोनों को लिख दिया, बटे में क्या आ जाएगा, बीच की दूरी, बीच की दूरी मैंने r मानी है, अगर d मानता तो d लिख देता, यानी 4 5 जो भी है मेरे को पता नहीं है, क्वेश्चन वाले ने दी नहीं तो मैं अपनी मर्जी से थोड़ी लिखूंगा, तो मैंने लिख दी। ठीक है भैया, ओके सर आगे बताओ, ये स्टेप तो हमें पहले ही समझ आ गया, बताओ दूसरा। बिल्कुल बता दूंगा। F बराबर क्या, आवेश का मान बदला, उन्हीं आवेशों को आगे पीछे किया, बिल्कुल किया, तो मैंने क्या किया, ऊपर वाला मामला तो सेम लिखा जाएगा, बिल्कुल। उसके नीचे क्या होगा कि r/r² है, तो अब दूरी क्या होगी, पहले तो r थी, अब r/2 होगी, तो r/2 होगी तो इस r की जगह r/2 और उसका होल स्क्वायर होगा। अब सॉल्व कर लो भैया, F इक्वल के Q² भी हो सकता है, मैं QQ लिख देता हूं, ये आ जाएगा r²/4, क्योंकि r का स्क्वायर r² और 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 जाएगा ऊपर भैया, तो F बराबर हो गया 4k QQ/r²। अब देखो ये जो मामला है ना, ये जो है ये F डैश का मान है, ये F डैश का मान है, ये जो KQQ/r², एक नंबर समीकरण से देखो किसका मान है, F का, तो आप क्या इसको ये लिख सकते हो, F डैश बराबर 4F, यानी पहले के मुकाबले में अब बल जो है कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुना। इसने आधा किया, डबल भी कर सकता था, डबल करता तो ये 2 आ रहा था तो 4r² आता, मतलब 1/4 हो जाता, कभी 1/3 भी हो सकता है, कभी 1/4 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, ये कुछ भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, कुछ भी का मतलब एज इट इज आपकी वैल्यू जो है थोड़ी बहुत चेंजमेंट हो सकता है। तो इस तरह से आपने थोड़ी वैल्यू को चेंज करना भी आपको आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है, कोई भी डाउट आ जाए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, आगे बात करते हैं, ये तो आवेश हो गया, अब अपनी धारा पे चलेंगे थोड़ा सा। आपको विद्युत धारा के टॉपिक में अभी आवेश ही पढ़ रही है, अरे आवेश भी बहुत बड़ा टॉपिक है, अरे बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा नहीं है, क्योंकि आवेश के बिना धारा पढ़ पाना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए पहले आवेश के बारे में चर्चा करनी पड़ती है, वरना धारा नहीं पढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं धारा पे, आ जाते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं अपने। देखिए भैया, विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी,
क्या होता है, I इक्वल क्यू बाई टी होता है। एकांक समय में किसी तार में प्रवाहित आवेश, एकांक समय में किसी तार में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है, जिसका मान I बराबर क्यू बाई टी, या क्यू क्या होता है भैया, Ne होता है, तो इसको मैं I इक्वल Ne बाई टी भी लिख सकता हूँ। धारा और समय से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, बार बार अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इसकी मात्रक की चर्चा करूं मैं, तो मात्रक एसआई मात्रक की बात करें तो होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, या इसको लिखा जा सकता है क्या, कूलाम पर सेकंड। क्या लिखा जा सकता है, कूलाम पर सेकंड भी लिखा जा सकता है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद बात आती है, अगला जो मेन टॉपिक इसके अंदर आता है वो है विद्युत विभवांतर। विभवांतर, ऊपर बिंदी लगा देते हैं, विद्युत विभवांतर। और एक इसी का साथी होता है, भाई है, पड़ोसी है, दोस्त है, विभव। कौन है, विभव। दोनों में अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, ज्यादा अंतर होता नहीं है। इसमें बस फॉर्मूला ही होता है V इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू, आपने याद करना है। V इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या करना है भैया, याद करना है। V इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू याद करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनकी दोनों की परिभाषा में अंतर क्या है, देखो, विभवांतर विभव, विभव छोटा नाम है, विभवांतर बड़ा नाम है। तो छोटे वाले में बड़ा, बड़े वाले में छोटा। अब आप कहोगे क्या छोटा बड़ा, बताता हूं। देखो, ये आपके कोई एक एरिया सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ कोई आवेश है, तो किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर, अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे, तो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। वापस, एक कोई आवेश है, उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, तो वो जो क्षेत्र होता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। भी सिंपल सी बात है, कोई आवेश है, अगर ये धनावेश और ये ऋणावेश है, तो ये तो इसको आकर्षण करने लग जाएगा। अगर ये भी ऋणावेश, ये भी ऋणावेश, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, प्रतिकर्षित करेंगे। सिंपल सी बात है। तो ये प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा, दोनों में से तो एक ही काम करेगा। तो ये जो आपके काम कर रहे हैं, इसी को क्या बोला जाता है, अरे भाई इसी को क्या बोला जाता है, इसी को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। यानी जितने क्षेत्र में ये काम कर रहा है, इसकी भी एक लिमिट है, उसके बाद ये खींचना बंद कर देगा, ठीक है। तो वो जो जितना एरिया में खींचता है वो विद्युत क्षेत्र होता है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को, ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें किसी अन्य आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। किसी आवेश को या किसी एकांत आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यानी छोटा था नाम, लेकिन उसको दूर से लेके आए, अनंत से लेके आए, तो उसमें जितना काम करना पड़ेगा वो आपका विभव है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है विभवांतर। दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर बोल दो, या आपके विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्लियर है, ओके, बात समझ गए। ये आप कह सकते हो ये कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अलग अलग होगा। कहने का मतलब आवेश को आप उठा के लाए इस बिंदु पे, तो आपको काम करना पड़ा 4 जूल, जो यानी 4 वोल्ट इसका विभव है, और इसका विभव 2 वोल्ट है, ठीक है। तो आवेश को यहां से यहां तक उठा के लेके जाने में किया गया कार्य बोल दो, या बोल सकते हो कि इन दोनों में विभव में जो अंतर है, कितना अंतर है, 2 वोल्ट का अंतर है, जो अंतर है वही विभवांतर है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और क्या याद रखना है सर, और याद रखना है विभवांतर जो होता है, इसका मात्रक की बात करूं, किसके विभवांतर की, तो मात्रक की यदि मैं बात करूं, जिसका मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है, या बोल सकते हो जूल पर सेकंड। क्या बोल सकते हो, जूल पर सेकंड। क्लियर। अब एक चीज और पूछी जाती है, आवेश जो था आपका विद्युत आवेश, ये आपकी अदिश राशि है, धारा आपकी अदिश राशि है। धारा क्या है, अदिश राशि। आवेश भी क्या है, अदिश राशि। विभवांतर भी क्या है, आपकी अदिश राशि है। कैसी राशि है बोलो, अदिश राशि है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अदिश राशि है। ओके, ये मात्रक हो गया। यहां से आप ये भी लिख सकते हो W इक्वल वी क्यू
भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला क्यू को इधर फेंकना है बस, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स से ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, लेट्स सी नाउ नेक्स्ट अपने बात करते हैं विभवांतर के बाद अगर हम बात करें तो एक छोटा सा टॉपिक मैं बता देता हूं, धारा घनत्व। धारा घनत्व करंट डेंसिटी बोलते हैं जिसको, जे से डिनोट करते हैं करंट डेंसिटी को, इससे करंट से। जे बराबर होता है आई अपॉन ए। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। या आई इक्वल होता है जे ए, या कई बार जे डॉट ए भी लिखते हैं इसको, या आप इसको आई इक्वल जे ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जे ए कॉस थीटा। कई बार पूछ लेते हैं, बाकी इसमें कोई रोल नहीं है ज्यादा। वैसे इसका मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो मात्रक पूछा जा चुका है, आई एम्पियर हो जाएगा और बाय क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर धारा घनत्व का मात्रक हो जाएगा। ओके, लेट्स सी नाउ नेक्स्ट आपके पास में आता है यहाँ पे ओम का नियम। काम की चीज जो आती है वो है ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का जो नियम है वो क्या कहता है कि किसी भी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रहे, किसी भी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रहे तो चालक के सिरों पर जो विभवांतर है वो उस तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। सिंपल सी बात, वापस समझो। ये कोई मान लो तार है, ये ए सिरा है इसका और ये इसका बी सिरा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो विभव है वी ए है, इस पॉइंट पे विभव वी बी है, दोनों के बीच में विभवांतर जो है वो वी बी माइनस वी ए या वी बी ए है। तो दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर उस तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। कहने का मतलब अगर इस तार की भौतिक अवस्था यानी ताप दाब ये नियत रहे तो जो विभवांतर है वो समानुपाती होगा आई के। सिंपल सी बात है, अगर वोल्टेज बढ़ाओगे, वोल्टेज इंक्रीज करोगे, यानी वोल्टेज इंक्रीज का मतलब आप कार्य ज्यादा कर रहे हो, कार्य ज्यादा कर रहे हो तो आवेश एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा पहुंचेगा। अगर आवेश ज्यादा पहुंचेगा तो धारा का मान भी क्या होगा? ज्यादा। यानी जितना वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी उतना ही बढ़ेगा, या कह सकते हो करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगी। वैसे बेसिकली यही होता है कि वोल्टेज बढ़ाते हो करंट बढ़ता है। अपने सिंपल भाषा में बोलते हैं कि धारा बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगी। बढ़ी क्यों धारा? क्योंकि वोल्टेज बढ़ाई, सिंपल सी बात। यहां से आता है V इक्वल आई आर। आर जो है ना वो क्या होता है? नियतांक होता है। आर क्या होता है? नियतांक होता है, जिसको प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे आपकी पढ़ाई में कोई ना कोई प्रतिरोध जरूर होगा, कोई बाधा आती है, कोई रुकावट आती है, आप जो पढ़ रहे हो उसको रोकना चाहता है, जो भी रोकना चाहता है वो रेजिस्टेंस है। वो क्या है? रेजिस्टेंस है। आर बराबर होता है वी बाय आई, वी बाय आई, ठीक है। काम की बात कर रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा बातें नहीं करूंगा, ठीक है। आई जो है V अपॉन आई है, ठीक है। आर का जो मात्रक होता है, आर प्रतिरोध है जिसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये जो मात्रक है, ये जो सिंबल बनाया इसको पढ़ते क्या है? ओम। अब ओम का मतलब ये मत बना लेना, कहीं ये बना के आ जाओ, ठीक है। तो ओम का मतलब ये होता है, वापस बना देता हूं मैं, ऐसे करके ऐसे होता है। ये ओम है, ये सिंबल ओम है, ये इसका मात्रक है। या ओम की जगह क्या लिख सकते हो? ओम बराबर वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हो। वोल्ट पर एम्पियर लिखा है तो भी वो प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध भी आपके क्या है? अलग अलग टाइप के। अगर कोई वायर है, तार है ना, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तार का मतलब क्या जुड़ा हुआ है? तार का मतलब जुड़ा हुआ है प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी बाधाएं जो आती है ना वो अलग अलग टाइप की होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। प्रतिरोध जुड़ा हुआ है यानी आर जुड़ा हुआ है तो वहां आएगा प्रतिरोध, जिसको आर बोलते हो, ठीक है। और क्या होता है भैया? एक होता है आपके प्रतिघात। एक तो प्रतिरोध आगे, एक होता है प्रतिघात। क्या होता है? प्रतिघात। और प्रतिघात दो प्रकार के होते हैं, एक तो धारितीय प्रतिघात होता है और एक कौन सा होता है? धारितीय हो गया। और एक होता है आपके प्रेरकत्व, प्रेरकत्वीय, प्रेरकत्वीय प्रतिघात, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सएल, धारितीय सॉरी एक्ससी तो एल एक्सएल। प्रेरकत्व वाला होता है वो एक्सएल होता है। और एक होती है प्रतिबाधा। पहला टाइप प्रतिरोध हो गया बाधा का, दूसरा प्रतिघात हो गया, प्रतिरोध प्रतिघात, और तीसरा होता है प्रतिबाधा। एक हो गया प्रतिरोध, एक हो गया प्रतिघात, एक हो गया प्रतिबाधा। प्रतिबाधा जड़ होती है, प्रतिबाधा जड़ होती है जब दो या दो से ज्यादा डिवाइस एक साथ जुड़ी है
या आपके प्रेरकत्व या धारत्व धारितीय इम्पीडेंस जो आता है ना। चलो इतना ज्यादा आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, चलो छोड़ो इसको, टेंशन मत लो, छोड़ दो। आर की बात करते हैं। की निर्भरता पूछी जाती है। अच्छा प्रश्न है। आर की निर्भरता, आर किस पे डिपेंड करता है? आर किस पे डिपेंड करता है? पहला, तार की लंबाई पर, तार की लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है। दूसरा किस पे निर्भर करता है भाई? तार के अनुप्रस्थ काट पर, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। तीसरा किस पे निर्भर करता है? पहला तार की लंबाई पर, दूसरा तार के अनुप्रस्थ काट पर, तीसरा निर्भर करता है ताप पर, ताप टेम्परेचर पर, तार गर्म तो नहीं हो गया। चौथा डिपेंड करता है किस पे? ताप के बाद में ये डिपेंड करता है पदार्थ पर, तार के पदार्थ पर, वो चांदी का बना है, सोने का बना है, किसका बना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये चार बातें हैं जिन पे निर्भर करता है, तार की लंबाई, तार का अनुप्रस्थ काट, ताप पर और, ठीक है। तो पदार्थ से रिलेटेड जो गुण है वो है आपका प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं इसको, विशिष्ट प्रतिरोध। ओके ओके। अब बात करें यहां से, एक फॉर्मूला बनता है आर समानुपाती एल बाय ए, यानी एल के तो समानुपाती है, ए के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो? आर बराबर रो एल अपॉन ए, यानी आर का आर आ गया, समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो बराबर, और एक नियतांक आएगा एल बाई ए आ गया, तो रो बराबर क्या आ जाएगा? आर ए बाई एल आ जाएगा। और रो क्या है यहाँ? ये रो प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध है, आर ए बाई एल इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ से भी अच्छे प्रश्न बनते हैं कि किसी तार के अंदर, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आपने कमेंट में इसका आंसर बताना है कि किसी तार पे वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट बढ़ाई जाती है किसी तार में, सॉरी वापस बोल रहा हूं, किसी तार के अंदर वोल्टेज 5 गुना कर दी जाए, वोल्टेज पहले की 5 गुना कर दी जाए, तो धारा कितनी गुना हो जाएगी? धारा कितने गुना हो जाएगी? आधी हो जाएगी, 1/5 गुना हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी, या 25 गुना हो जाएगी? मैंने क्वेश्चन बोला कि यदि वोल्टेज जो है विभवांतर जो उसको 5 गुना बढ़ाया जाता है, तो धारा पहले की आधी हो जाएगी, यानी 1/2 हो जाएगी, 1/2 आई हो जाएगा, या 1/5 आई हो जाएगा, या 5 आई हो जाएगा, या 25 आई हो जाएगा। इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो कैसा लगा और ये जो क्लासेस है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, ये बातें